अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले महाकुंभ की कर लेते हैं, जिसका आज 31वां दिन है और इन 31 दिनों के भीतर 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। आज माघी पूर्णिमा के मौके पर भी 1,83,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर पुण्य कमाया और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के संगम स्नान को सफल बनाने में प्रशासन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जमीन से लेकर आसमान तक कैसे हुई भीड़ की निगरानी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आस्था का ये महासागर त्रिवेणी के पवित्र तट पर संगम स्नान के लिए उमड़ा है, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा की शुभ तिथि है। ऐसे में हर कोई तीर्थराज प्रयागराज दौड़ा चला आया। कोई परिवार संग आया है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आया है। संगम में स्नान के लिए पहुंचे इन आस्थावान श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह आज देखते ही बना। न पैदल चलने की थकान इनके चेहरे पर नजर आई और न भीड़ की टेंशन दिखाई दी। लोग आते गए और संगम में आस्था की डुबकी लगाते रहे। संगम की ओर जाने वाले तमाम रास्तों पर आस्था का ये रेला आज ऐसे ही नजर आया। माघी पूर्णिमा है और कहते हैं कि देवी देवता मनुष्य रूप धारण कर संगम में स्नान करने पहुंचते हैं और उन्हीं के दर्शन करने और ये पुण्य लेने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़ आए हैं। और अगर आप तस्वीरें देखें सुबह की तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब है जो उमड़ आया है। ये सनातन की शक्ति है जिसने सबको एकत्र कर दिया है। चाहे जिला अलग हो सकता है, राज्य अलग हो सकता है, देश अलग हो सकता है, लेकिन आस्था अलग नहीं हो सकती है। उसका जीता जागता उदाहरण ये पूर्ण महाकुंभ बना है और ये माघी पूर्णिमा बन रही है। प्रशासन को पहले से ही माघी पूर्णिमा पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने का अनुमान था, लिहाजा तैयारी भी उतने ही बड़े पैमाने पर की गई थी ताकि कोई भी श्रद्धालु संगम स्नान से छूट ना पाए। इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, जो महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता करते दिखाई दिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जाती रही और संगम की ओर आने जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहा। इतना ही नहीं, ड्रोन कैमरों से भी भीड़ की निगरानी की गई, जिसके चलते बिना किसी अड़चन के करोड़ों श्रद्धालु माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान का लाभ ले पाए। तमाम आला अधिकारी सुबह 4 बजे से ग्राउंड पर हैं। वैसे ही एक अधिकारी हमारे साथ हैं, डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण जी। 4 बजे से आप लोगों की गश्त चल रही है, आप हो या डीएम हो, लगभग जो है अब 1 करोड़ के ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। किस तरह से आप लोगों ने आज का मैनेजमेंट किया कि हैसल फ्री तरीके से स्नान हुआ है? देखिए, पहली तो बात यह है कि 4 बजे से नहीं, 4 से पहले से चल रही है। हम लोग तो रात को 12 बजे से ही यहाँ पर हैं, फील्ड में है जी। और आंकड़ा जो है वो 1.6 करोड़ के करीब पहुँच गया अभी तक। आप लोगों ने कमांड सेंटर पे कल से आप नजर रखे थे, आप थे, डीजी साहब थे, डीएम थे, उसकी कितनी मदद मिली कि वहाँ के जो इमेजेस आ रहे थे सारी तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए, कमांड सेंटर तो मैंने पहले भी कहा, वो तो नर्व सेंटर है पूरे मेले के। उसी से पता लगता है कि भीड़ का प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, किस समय पे ज्यादा है। कहीं से भी भीड़ आती है, किसी भी मार्ग पे चलती है या कहीं पे एकल व्यवस्था से अलग अगर भीड़ का मूवमेंट होता है तो उसी से पता लगता है। तो क्रक्स वही है, उस पर अच्छा हम लोगों की एक्सपर्ट टीम्स मौजूद हैं जो कि उसके जरिए मॉनिटरिंग रखती है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज माघी पूर्णिमा के स्नान के मौके पर एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सुबह से ही हालात पर पल पल नजर बना रखी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि क्राउड कंट्रोल का पूरा प्लान सही तरीके से अमल में लाया जा सका, जिसके कारण मेला क्षेत्र ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और सड़कों पर भी भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया गया।
माघी पूर्णिमा का स्नान जो है वो कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है और एक अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पिछले एक महीने से यहाँ लाखों की संख्या में कल्पवासी और करोड़ों की संख्या में, मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है, 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पे मेलाधिकारी महोदय के द्वारा और पूरी प्रशासन की टीम के द्वारा की गई। नगर विकास विभाग इसमें नोडल विभाग रहा और लगातार हर तरह की व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया गया। मैं समझता हूँ कि एक माइलस्टोन है ये, जो अपने आप में जो बहुत बड़ा स्नान था, महास्नान था आज का। और अभी तक की सारी व्यवस्थाएं ठीक रही हैं, चाहे स्वच्छता से रिलेटेड हो, चाहे ट्रैफिक का हो, बाकी भी आगे भी चूँकि श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जैसे उम्मीद से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, तो सारी व्यवस्थाएं पूर्ववत अभी बनी रहेंगी। माघी पूर्णिमा के बाद महाकुंभ का अगला प्रमुख स्नान महाशिवरात्रि पर होने वाला है, जिसके लिए अधिकारियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वहीं माघी पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर प्रयागराज ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी लोगों ने बड़ी संख्या में पवित्र नदियों और सरोवरों के किनारे सुबह सवेरे आस्था की डुबकी लगाई। चाहे ऋषिकेश हो या हरिद्वार, अयोध्या हो या वाराणसी, देवघर हो या उज्जैन, आस्था और भक्ति के अद्भुत और अलौकिक रंग आज देखने को मिले। प्रयागराज से समंत श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसके शुरू होने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे, जिससे चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और इसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे और फिर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख महाशिवरात्रि के दिन घोषित की जाएगी। पिछले साल श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए इस साल कई ऐसे जरूरी कदम उठाए गए हैं ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। तो क्या है चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार का प्लान, आपको दिखाते हैं। फिर खुलने वाले हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट। फिर लगने वाला है इन धामों पर आस्था और भक्ति का मेला, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू होने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके अनुसार इस साल 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा का श्री गणेश होगा। इसी दिन सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पूजा पाठ के बाद खोल दिए जाएंगे। इसके बाद बारी है कपाट खुलने की बद्रीनाथ धाम के, जिसके लिए 4 मई की तारीख तय की गई है। लेकिन केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर किया जाएगा। चारधाम यात्रा पर जाने का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए ये खबर किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। उत्तराखंड में अब से कुछ ही महीनों के बाद चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। 29 अप्रैल को चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। प्रशासन जो है पिछले साल से एक्सपीरियंस लेते हुए इस साल जो तैयारी है उसको चाक चौबंद करने के लिए जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को जब यात्रा शुरू होगी तो प्रशासन ने नियम बनाया है कि पहले 15 दिन जो है जो ऑफलाइन काउंटर्स हैं वो सुचारू रूप से 24 घंटे चलेंगे, जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन में दिक्कत ना आए। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, उसे देखते हुए इस साल की यात्रा के लिए प्रशासन ने कुछ जरूरी फैसले लिए हैं। इसी सिलसिले में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि 15 अप्रैल तक यात्रा मार्ग की सभी बुनियादी सुविधाएं पूरी कर दी जाएंगी। इतना ही नहीं, इस साल यात्रा के लिए 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और 40% रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होंगे। रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होने की संभावना है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में 20 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जाएंगे, जबकि विकास नगर में 15 काउंटर बनाए जाएंगे। वहीं चारधाम यात्रा के पहले 1 महीने तक किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन की इजाजत नहीं होगी, यानी सभी श्रद्धालुओं को सामान्य प्रक्रिया के तहत ही दर्शन करने होंगे।
प्रशासन की ओर से ये फैसला पिछले साल की यात्रा में आई अड़चनों से सबक लेते हुए लिया गया है। पिछली बार की यात्रा में एक ये त्रुटि हो गई थी कि कई लोग कपाट खुलने के 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। इसके अलावा स्थानीय लोगों की भी भीड़ थी। कल ये भी चर्चा हुई थी बैठक में कि क्या हम पहले दिन बाहरी लोगों को प्रवेश दें कि न दें, लेकिन तीर्थ पुरोहित तो कहना था नहीं, ये धाम सबका है, बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत होना चाहिए। तो इस बार इसको बहुत ही रेगुलेटेड ढंग से हम करेंगे। यात्रियों की संख्या को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है, 4 धाम में सभी का स्वागत है, लेकिन ये रेगुलेटेड वे में होगा। इसको भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसको रेगुलेट करके ही हम चलाएंगे। जो हमारी एथिक्स संस्था है कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको इस प्रकार से बनाएं कि ऐसा ना हो कि हमने लिख दिया कि 11 तारीख को आप यमुनोत्री जाएंगे, 12 को गंगोत्री जाएंगे, 14 को आप केदारनाथ। हमने कहा ऐसा ना करिए, ये मैकेनाइज नहीं हो सकता है। कई परिस्थितियां होती हैं, गाड़ी खराब होती है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो एक लमसम डेट का पूरा पैकेज दे दीजिए कि 1 तारीख से 12 तारीख तक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप इन 12 दिनों में 4 धाम यात्रा संपादित कर लीजिए। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ जरूरी इंतजाम किए जाएंगे, जिनके तहत पूरे यात्रा मार्ग को छोटे छोटे सेक्टर्स में बांटा जाएगा, जहां हर 10 किलोमीटर पर चीता पुलिस की गश्त होगी। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी और किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, जरूरतमंद यात्रियों के लिए निशुल्क भोजन और ठहरने की व्यवस्था भी इस साल की जाएगी। जो मॉनिटरिंग है ड्रोन से और चीता पुलिस के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। यदि किसी यात्री को कोई परेशानी आती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ होती है, तो उनको हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा, जहां पर उनके स्वास्थ्य की जांच हो सके या फिर उनको ट्रीटमेंट मिल सके। तो काफी सारे नए बदलाव जो है वो प्रशासन लेकर आ रहा है। इसके साथ ही ट्रैफिक को लेकर समय समय पर जो है लाइव जानकारी देने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है, जिससे कि कहीं पे भी ट्रैफिक ब्लॉकेज ना रहे। चारधाम की ये यात्रा आसान तो नहीं है, बावजूद इसके जिस तरह से साल दर साल इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, सरकार उसे देखते हुए यात्री सुविधाओं में लगातार इजाफा कर रही है और नियमों में भी जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। कोशिश बस यही है कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं की ये धार्मिक यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हिमदूतों की कर लेते हैं। इस बार पहाड़ों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हुई है और इस बीच पारा भी चढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में अवलॉन्च का खतरा बढ़ गया है। तो अवलॉन्च के बीच जिंदगियां बचाने की भी ड्रिल शुरू हो चुकी है। हिमस्खलन के बाद रेस्क्यू का काम बेहद मुश्किल होता है और बिना अच्छी ट्रेनिंग के बर्फ के नीचे से किसी भी विक्टिम को सुरक्षित जिंदा निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि हमारे हिमदूत अपने अभ्यास के दम पर इस असंभव से राहत और बचाव कार्य को भी आसान बना देते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ हर किसी का मन मोह लेते हैं, लेकिन कभी कभी बर्फ की ये मोटी परत इंसानी जीवन के अस्तित्व पर संकट पैदा कर देती है। जब ऊंचाई वाले इलाकों से एवलांच यानी हिमस्खलन की शक्ल में बर्फ नीचे की तरफ लुढ़कने लगती है, तब शुरू होती है जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। इस प्राकृतिक आपदा के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात हमारे जवान या पर्वतारोही। बर्फबारी देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन बर्फबारी के बाद बहुत सारे ऐसे भी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं जो कभी कभी जानलेवा साबित होती हैं। उनमें सबसे बड़ा खतरा स्नो एवलांचेस यानी बर्फीले तूफानों का होता है। अगर हम मात्र सेना की बात करें, सबसे ज्यादा जो कैजुअल्टीज आर्मी में होती है वो
स्नो एवलांचेस की वजह से ही लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में या फिर सियाचिन में होती हैं। ऐसा तब होता है जब थोड़ा से ज्यादा दबाव पड़ने पर ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ अपनी जगह से लुढ़कने लगती है। रफ्तार से नीचे की तरफ खिसकने वाली बर्फ के रास्ते में जो कुछ आता है वो टिक नहीं पाता। इस दौरान कभी कभी इंसान भी बर्फ के नीचे आते हैं। हिमस्खलन के थमने के बाद ही बर्फ के नीचे दबे इंसानों की तलाश शुरू होती है और तब चैलेंज होता है उन्हें सही सलामत कैसे निकाला जाए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सेना की तरफ से ये रेस्क्यू ड्रिल इसीलिए हो रही है। अगली बात है टारगेट कार्रवाई फाइन सर्च की होगी, फाइन प्रॉबिंग की होगी, कार्रवाई मेरे ऐप के ऊपर होगी। मेरे ऐप के ऊपर पूरी पार्टी एक कदम आगे लगी और बूट के बाएं मध्य और दाहिने 3 बार अवलांच रोड की मदद से प्रॉबिंग करेगी। जिस किसी जवान को शक होता है वो मुझे सूचित करेगा। जहाँ ही एरिया 3 से 5 मीटर हो जाता है फ्लैग मार्किंग बाटे फ्लैग को मार्क करेगी। दाहिने से नंबर 1, बाएं से नंबर 1 शावल पार्टी का काम करेगा। सो पार्टी अप 1 2 3 अप 1 2 3 अप 1 2 3 अप अप। एक बार बर्फ के नीचे दबे व्यक्ति की लोकेशन पता चल जाती है तो सही मार्किंग के लिए अवलांच रॉड को वहीं छोड़ दिया जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम का लीडर बर्फ में दबे व्यक्ति के लोकेशन को रिकन्फर्म करता है। इस दौरान बाकी टीम एक कदम पीछे चली जाती है ताकि इस प्रक्रिया में कोई अवरोध न पैदा हो। मुझे भी यहाँ पे शक हो रहा है। 2 3 अप 1 2 3 अप 1 2 3 अप। इसके बाद इसके इशारे पर टीम के सदस्य शोवेल यानी फावड़ा लेकर इस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर निर्देश पर उस जगह की खुदाई शुरू कर देते हैं ताकि बर्फ के नीचे दबे व्यक्ति को बाहर निकाला जा सके। शावल बाटे इस एरिया को ध्यानपूर्वक खुदाई करे। यहाँ पर विक्टिम के होने की संभावना है। इसके बाद घायल आदमी को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया जाता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अवलांच कई तरह के होते हैं। इनमें सबसे आम लूज स्नो अवलांच है, जिसका मतलब है कि ऊंची चोटियों पर ताजा गिरी बर्फ पहले एक पॉइंट पर आकर जमा हो जाती है, फिर वहां टिकने के बजाय नीचे की ओर लुढ़कने लगती है। इसका मुख्य कारण है 2-3 है। नंबर 1 की पहाड़ों के स्लोप लगभग 30 से 45 डिग्री के जो स्लोप होते हैं उस पर ये सबसे ज्यादा आता है। जब बर्फ एक लेयर में पड़ती है और उसके बाद उसके ऊपर जब दूसरी लेयर जाती है तो बर्फ की पहली लेयर दूसरी लेयर से जुड़ नहीं पाती है। तो जब पहली लेयर और दूसरी लेयर से नहीं जुड़ पाती और वहां किसी प्रकार की हरकत होती है ह्यूमंस की वजह से या ब्लास्ट की वजह से या गर्मी की वजह से, तो ये तेजी से नीचे की तरफ को आता है। पहाड़ी की ऊंची चोटियों पर बर्फ किस तरह की है, इससे भी अवलांच का स्वरूप तय होता है। 2 तरह की बर्फ होती है। पहली सूखी बर्फ, जिसकी वजह से आने वाले हिमस्खलन में पानी की मात्रा नहीं होती है, जबकि दूसरी वेट स्नो होती है, जिससे आने वाले अवलांच में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मौसम विभाग की तरफ से जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में हिमस्खलन की आशंका जताई गई है। ऐसे में 8,960 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सोनमर्ग में टीम अवलांच के बाद किए जाने वाले रेस्क्यू के लिए ड्रिल कर रही है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बीएमसी की तरफ से महिलाओं के लिए एक विशेष सुविधा की, खास तौर पर झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के लिए। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक चलती फिरती बस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसे स्नान गृह में बदल दिया गया। खास बात यह है कि ये सेवा पूरी तरह से फ्री है और इस सेवा को शुरू हुए अभी 1 महीना हुआ है, जिसका इस्तेमाल
झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाएं बखूबी कर रही हैं। इस हाईटेक मोबाइल वैन में महिलाओं के लिए खास तौर पर हर एक बाथरूम में हैंड वॉश, बॉडी वॉश, नल, बाल्टी, शैम्पू, शावर, गीजर, टब की सुविधाएं लगाई गई हैं और साथ ही 5 मोबाइल फोन चार्जर्स और कपड़े सुखाने की 2 मशीनें भी हैं। पानी की बचत को ध्यान में रखते हुए इस बस में 10 मिनट के अंदर सारा पानी बाहर निकालने का इंतजाम भी है, जिससे महिलाएं लंबी कतारों से बच सके। तो मुंबई के कांदिवली इलाके में फिलहाल इसकी शुरुआत हुई है। झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत की गई है और ये एक स्नान घर की तरह पिंक स्नान घर के रूप में इसको शुरू किया गया है, जहां पर झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिला इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।